गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम लोगों ने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा था प्रकाश और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और प्रकाश की परिभाषा सीखी थी। प्रकाश क्या होता है तो हमने बताया था प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है, यह हमें स्वयं दिखाई नहीं देती, या जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु हमें स्वयं दिखाई देने लगती है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। और बताया था सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है तो बताया था सूर्य के भीतर तो हल्के तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है 70%, हीलियम 30% लगभग, तो 100%। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो सूर्य का बता 100% प्रकाश तो 51% भाग ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, बाकी 49% प्रकाश बचता है तो 1% पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और उसके बाद 48% भाग कहाँ पे पहुँचता है, धरातल पर पहुँचता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताई थी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। तरंगदैर्घ्य की परिभाषा बताई थी, दूरी का छोटा मात्रक होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। फिर हम लोग आ गए थे समतल दर्पण के बारे में बताया था, इसके पीछे चांदी का पेंट लगा होता है, आभासी उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगर यह ऊंचाई के व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण का आकार उस व्यक्ति के आकार का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। और उसके बाद गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे। अवतल दर्पण के बारे में बताया गया था कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है, और वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। आज हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो एक एक परिभाषा हम लोग सीखेंगे। आगे हम क्लास बढ़ाते हैं। वक्रता केंद्र, जैसे हम ये गोलीय दर्पण बनाएंगे तो ये गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण कांच की खोखली गोली का एक भाग होता है। तो वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण यहाँ से बटेगा तो यहाँ से ये दो भाग में बट जाएगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो अब यहाँ से इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वक्रता केंद्र। इसे कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है। तो ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं तो दो वक्रता केंद्र आएंगे, एक अवतल दर्पण के लिए आएगा और एक उत्तल। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि परावर्तन इसमें धंसे हुए तल से होता है। और ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी वक्रता केंद्र आएगा, तो इसका वक्रता केंद्र ये हो जाएगा सी। तो वक्रता केंद्र वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अगला है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या ये भी सेम परिभाषा आएगी, वह त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से। अगर हम दोनों की परिभाषा लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है, जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हो गया। और इसकी भी सेम परिभाषा आ जाएगी, वह त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है, वह त्रिज्या जिसका
गोलीय दर्पण एक भाग होता है। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। अच्छा, दर्पण में हमने सीखा था इसके लिए जो तल लगता है वो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे दर्पण बनाए हैं, कौन सा दर्पण है, बार बार हम इसलिए बोलते हैं ताकि समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ये अवतल दर्पण, ठीक। तो ये जो दर्पण के लिए चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, इसके लिए जो तल होता है इसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल। और ये परावर्तक तल ये वाला हो जाएगा। और इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इसका यही तो बताओगे ये। और इसी का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। तो इस ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये चलिए, तो अभी तक हमने सीखा, क्या सीखा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। वह त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। R से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। तो हमने सीख लिया, जैसे हमने बना दिया अवतल दर्पण। क्यों है अवतल दर्पण, परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, इसका पोल हो जाएगा P। तो और यहाँ पे वक्रता केंद्र था, भी हमने पढ़ा। तो ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लिख देते हैं हम, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे दर्पण का द्वारक। जैसे गोलीय दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था, तो गोलीय दर्पण ये हो गया। और इसमें सबको पता है कि ये इसका रेडियस हो जाएगा, चाहे इधर से खींच लो चाहे इधर से खींच लो। और वह त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। तो हम यहाँ से अगर परिभाषा निकालें तो दर्पण के लिए जो तल लगता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या। और इसका डबल होता है, इसका 2 गुना व्यास कहलाता है। इधर से भी त्रिज्या कह सकते हैं, इधर से भी कह सकते हैं। तो जो व्यास होगा D = 2r। अगर हम दर्पण की द्वारक, तो ये यहाँ से यहाँ तक द्वारक हो जाएगा, गेट हो जाएगा। या इस दर्पण के लिए इधर से, इस दर्पण के लिए इधर से, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। वही परिभाषा निकलती है, परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से आप समझिए, ये पूरा पूरा व्यास हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि ये भी ऐसे बनेगा, इधर से भी लगेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, व्यास। तो ये तल हो जाएगा परावर्तक तल। तो वही परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक
तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते ये हो गया। तो 5 परिभाषाएं हमने सीख ली। ये हो गया। अगर इसमें हम नाम देना चाहें तो M1 M2। तो दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? M1 M2 ये हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष ध्रुव को वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये 5 हेडिंग इस तरह हो गई। अब हम लोग सीखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस इंग्लिश होती है इसकी। तो दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का भी मुख्य फोकस होगा और उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस होगा। तो सबसे पहले देखिए, दर्पण वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण, और लेंस वाले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तल लेंस। तो अब इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप टारगेट करना अवतल दर्पण को। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण का मुख्य फोकस निकालते हैं, और इसकी परिभाषा निकालने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण ऐसे ही बनता है, धंसा हुआ भाग, इसमें परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, बहुत बार में बताया है। ये अवतल दर्पण हो गया। इसका ये P हो गया ध्रुव, और ये वक्ता केंद्र हो गया। ध्रुव को वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये भाई हो गया आपका मुख्य अक्ष। और किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती, देखिए ये एक अवतल दर्पण बन गया, ये उसका मुख्य अक्ष ध्रुव को वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, और इसकी एक ऐसी किरणें हैं समांतर किरणें। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, कल की क्लास में हमने सीखा था। ये अवतल दर्पण, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी दर्पण को, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, यही चीज हम, ये अवतल दर्पण हो गया, और यही चीज हम उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे, तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे। ये आपका बन गया उत्तल दर्पण। क्यों है उत्तल दर्पण? क्योंकि इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, और इसका ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और अब इसके भी समांतर चलने के, इसके भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी, और ये परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में नहीं मिलती हैं, ये मिलते हुए प्रतीत होती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। इतना ध्यान देना। तो ये इधर बनेगी, तो ये मिल रही है, ठीक है। अभी हम लास्ट में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे ये, ठीक।
ठीक, ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक है, ये इसका हो गया फोकस। ठीक है, अब एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो कोई डॉटेड लाइन नहीं रहेगा, और जब आभासी रूप में मिलेंगी तो डॉटेड लाइन में। तो जब वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक फोकस होगा। तो अवतल पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो आप किसको टिक करोगे? वास्तविक फोकस टिक करोगे। और उत्तल दर्पण के लिए कौन सा फोकस बनेगा? आभासी फोकस। कैसा फोकस? आभासी फोकस। क्यों आभासी बनेगा? क्योंकि परावर्तन के पश्चात इसमें मिलते हुए प्रतीत होती है। कैसे समझे? क्योंकि डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार हम फिर से फोकस कर रहा था, लिखवा नहीं रहे, हम ऐसे समझा दे रहे हैं। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है ये ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। फोकस दूरी इसके आगे आ जाता है। मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ये भी हो जाता है मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी ध्रुव को मुख्य फोकस से मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। बस इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये आपका कोड हो गया, तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चाहे रिपीट कर दें। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। वास्तविक फोकस जो होता है ऋणात्मक होता है, आभासी फोकस क्या होता है? धनात्मक। तो मुख्य फोकस की परिभाषा हमने सीख लिया। मुख्य फोकस की हम दूसरी परिभाषा सीख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो समांतर किरणों के बारे में कहा जाता है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काटती भी हैं तो अनंत पर काटती हैं। तो उसी से रिलेट करके हमने एक परिभाषा बनाई है मुख्य फोकस की। तो वो परिभाषा क्या है? जैसे ये अभी मैंने मुख्य फोकस दिखाया था अवतल दर्पण के लिए, तो ये हो गया समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पे काटती हैं। तो ये पहली वाली हो गई, और दूसरी वाली जो बनेगी किसी दर्पण के, बहुत बढ़िया आसान लैंग्वेज में, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर होती है, जिसके लिए वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु अनंत पर होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। तो आज जो पढ़ाया गया एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हेडिंग पढ़ी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। उसमें पहली हेडिंग पढ़ी वक्रता केंद्र। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वह केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। फिर हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में हमने बताया कि वह त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने ध्रुव के बारे में पढ़ा। ध्रुव के बारे में बताया कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दर्पण का द्वारक। इसके बारे में हमने बताया
कि परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा हमने बताई कि ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर हमने सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट हेडिंग कवर की मुख्य फोकस। दो परिभाषाएं हमने बताई। पहली परिभाषा बताई कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, धनात्मक होता है। इस लास्ट में एक परिभाषा और बताई कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु इसके लिए वस्तु अनंत पर होती है मुख्य फोकस कहलाता है। कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे चिन्ह परिपाटी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।